हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अपर रियलम का सीन दिखाया जाता है जहां पे ज़ू यंग के मास्टर एक पर्सन के साथ बोर्ड गेम खेल रहे थे और वो बोर्ड गेम खेलते हुए अपने सामने वाले पर्सन से कहते हैं कि मेरा डिसेबल ज़ू यंग बहुत ही जल्द यहाँ आने वाला है, जिसपे वो सामने वाला पर्सन ज़ू यंग के मास्टर से कहता है तो इसका मतलब है तुमने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने का मन बना लिया है। जिसपे ज़ू यंग के मास्टर अगली चाल चलते हुए कहते हैं इस अपर रियलम में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी का ही है और ये सब कुछ अब उसे देने का टाइम आ गया है। जिसपे वो सामने वाला पर्सन एक तंजीह स्माइल करते हुए कहता है कि तुम न जाने पिछले कितने हजारों सालों से सब कुछ उसे देने की प्लानिंग कर रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि उस जैसे एक अनएक्सपीरियंस पर्सन को सब कुछ सौंप देना सही होगा। जिसपे ज़ू यंग के मास्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल, और अभी के लिए मैं बस यही कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम देखना वो इस अपर रियलम को मुझसे भी अच्छी तरीके से संभालेगा और वैसे भी अब मेरा जाने का टाइम आ चुका है। जिसपे वो सामने वाला पर्सन कहता है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे इस फैसले पे अपर रियलम के साथ साथ मोटर रियलम के लोग भी तुम्हारे इस फैसले से नाखुश है, क्योंकि तुम्हारा वो चाहिए डिसेबल इमोर्टल और डीमंस दोनों का दुश्मन है। और ये कहते हुए वो पर्सन अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस बोर्ड गेम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चाल चलता है, जिसका मतलब था कि वो ज़ू यंग के यहाँ आने का गुस्सा उस बोर्ड गेम के ऊपर निकाल रहा था। लेकिन ज़ू यंग के मास्टर उस पर्सन से कहते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इमोर्टल और डीमन कल्टिवेटर्स दोनों कभी भी एक ही पर्सन से खुश नहीं होते, इसलिए मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसपे वो सामने वाला पर्सन कहता है तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम सब कुछ अपने डिसेबल के ऊपर छोड़ दो। उस पर्सन की ये बात सुनकर अब ज़ू यंग के मास्टर को भी गुस्सा आने लगा था और उनके गुस्से के साथ साथ वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था। देखते ही देखते वहाँ पे काले बादल छा गए थे जिनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ठंडर ओरा निकलने लगा था और ज़ू यंग के मास्टर अपनी अगली चाल चलते हुए गुस्से से उस पर्सन से कहते हैं तो तुम मेरे डिसेबल के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो, पर तुम फिक्र न करो, मैं अपने डिसेबल के यहाँ आने से पहले इस मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ मास्टर ज़ू यंग ने अपनी अगली चाल भी चल दी थी और ज़ू यंग के मास्टर की ये चाल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि पूरी बोर्ड गेम के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी शॉक वेव्स पूरे अपर रियलम में महसूस होती हैं। उसके बाद हमें वापस उस एक और के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू यंग उस पर्सन के साथ बैठकर चाय पी रहा था और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ू यंग का बड़ा भाई बू फैन था, जो ज़ू यंग को देखते हुए कहता है न जाने कितना टाइम गुजर गया है मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से चाय पिए हुए। और ये कहकर बू फैन जैसे ही चाय का कप उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो कप उड़ता हुआ खुद ब खुद ही ज़ू यंग के सामने आ गया था। इवन ज़ू यंग यहाँ पे अपने भाई को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि ज़ू यंग उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। और तभी ज़ू यंग कोल्ड टोन में अपने भाई से पूछता है तो तुम 10,000 साल पहले इस मोटल वर्ल्ड में आ गए थे, लेकिन फिर तुम इन 10,000 सालों में मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। जिसपे बू फैन एक लंबी सांस छोड़ते हुए ज़ू यंग से कहता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मास्टर ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे तब तक नहीं मिल सकता जब तक मैं अपनी सभी स्पिरिचुअल वेन्स को पूरी तरह से ओपन नहीं कर लेता। और उन्होंने ही मेरी स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करने के लिए मेरी मदद की थी और मुझे इस कोर के अंदर भेज दिया था जहाँ पे मैं अपना सारा ध्यान पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग के ऊपर लगा सकता था। और उसी के साथ मास्टर ने इस कोर को बहुत ही खास तरीके से बनाया था जो कि मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यानी 10,000 सालों के बाद ही ओपन होने वाली थी। बू फैन की ये बात सुनकर ज़ू यंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो चाय का कप अपने भाई बू फैन की तरफ बढ़ा दिया था। उसके बाद ज़ू यंग अपने भाई से उन 9 सील फ्रेगमेंट्स के बारे में पूछते हुए कहता है कि क्या उन 9 सील फ्रेगमेंट्स का ताल्लुक उस जाइंट से है। जिसपे बू फैन अपने भाई से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, वो जाइंट बहुत समय पहले ही मास्टर के हाथ में लग गया था और उन्होंने खुद उस जाइंट को अपर रियलम में रिफाइन किया था और असल में ये 9 सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़े उसी जाइंट को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। और ये कहकर बू फैन उस सील फ्रेगमेंट के आखिरी टुकड़े को बाहर निकालते हुए ज़ू यंग से कहता है ये मास्टर की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इसका यूज करके तुम उस जाइंट को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 9 सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़े अपर रियलम में जाने वाले रास्ते को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये उस रास्ते को दोबारा रीबिल्ड करने की चाबी है। और ये कहते हुए बू फैन ने वो सील फ्रेगमेंट का आखिरी टुकड़ा भी ज़ू यंग की तरफ बढ़ा दिया था, जो देखकर ज़ू यंग ने बाकी सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को भी बाहर निकाल लिया था। ये देखकर बू फैन थोड़ा इमोशनल होते हुए ज़ू यंग से कहता है मैं जानता हूँ हम सभी तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और जब तुम 10,000 सालों बाद उस केव से बाहर निकले थे तो ट्यालन सेक्ट में पीछे कोई भी नहीं बचा था और मैं जानता हूँ कि इन बीते कुछ सालों में तुम्हें अकेलापन बहुत ही ज्यादा महसूस हुआ होगा। जिसपे ज़ू यंग उन सभी सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को आपस में मिलाते हुए बू फैन से कोल्ड टोन में कहता है ये जरूरी नहीं है कि अब तक मैं अकेला ही रहा हूँ। और ये कहते हुए ज़ू यंग ने उन सभी सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को आपस में मर्ज कर दिया था और ऐसा होते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और देखते ही देखते वो सभी सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़े कंपास में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। उसके बाद हमें उस कोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे मौजूद ट्रायल्स को कलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे फेंग की नौटंकी अभी भी जारी थी। और ये सब देखकर लियू जियान खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि इस जगह का माहौल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी लियू जियान ये सब कह ही रहा था कि तभी लियू जियान के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स के नीचे भी दोबारा वही टेलीपोर्टिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए वापस अपने ट्यालन सेक्ट में पहुंच गए थे और खुद को वापस अपने सेक्ट में देखकर वो सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। और लीना वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहती है कि हम लोग वापस क्यों आ गए। और अभी वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे देखते ही देखते ज़ू यंग के साथ साथ उसका भाई भी वहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए थे। और ऐसा
मास्टर जू को अपने सामने देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और लिंग जुई एंसेस्टर जू से शिकायत करते हुए कहती है कि मास्टर अभी तक मैंने उन स्पिरिचुअल फ्लावर्स और हर्ब्स को पूरी तरह से कलेक्ट नहीं किया था, आप उससे पहले हमें यहाँ लेकर वापस आ गए। जिसपे फेंग भी लिंग जुई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मास्टर, सीनियर सिस्टर लिंग जुई बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी अभी तो मुझे वहाँ पे एक बहुत बड़ा जेड स्टोन मिला था, मैं उसे भी नहीं उठा पाया। और लियू जियान तो वू फैन को वहाँ देख कर ही अपना मुंह छुपाने लगा था, लेकिन वू फैन ने उसे देखते ही पहचान लिया था, जो देखकर वू फैन ने और ज्यादा देर न करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़कर लियू जियान को एक झटके से ही गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। और वू फैन गुस्से से उसे कहता है कि तुम तो वही चोर हो ना जिसने उस ट्रेजर को चुरा के डीमंस के साथ साथ इमोर्टल्स को भी धोखा दिया था। तुम यहाँ मेरे स्टाइल एंड सेट में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे भी कुछ चुराने के लिए आए हो? जिसपे लियू जियान बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उससे कहता है, सीनियर ब्रदर वू फैन प्लीज शांत हो जाइए, मैं ऑलरेडी अपने गुनाहों की सजा भुगत चुका हूँ और अब मैं भी टाइल एंड सेट के एक हिस्सा हूँ। लियू जियान की ये बात सुनकर वू फैन जुयंग की तरफ देखता है, जो देखकर जुयंग भी हमें अपना सर हिलाता है। ये देखकर वू फैन को भी एक झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है कि टाइल एंड सेट में तो काफी सारे डिसेबल्स है, मुझे इन सभी के सामने अपनी ग्रेट एल्डर वाली इमेज बनानी होगी। और ये सोचते हुए वू फैन ने वहाँ पे लियू जियान को एक तरफ फेंक दिया था, जो देखकर जुयंग के सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर ये पर्सन कौन है जो हमारे क्लैन में आकर हमारे लोगों को हर्ट कर रहा है। ये देखकर जुयंग अपने सभी डिसेबल्स को बताता है कि ये ही वू फैन है जो कि मेरा बड़ा भाई है। जुयंग की ये बात सुनकर वू फैन वहाँ पे अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मैं टाइल एंड सेट के एक चीफ डिसेबल हूँ। ये सुनकर जुयंग के सभी डिसेबल्स उसे ग्रीट करते हैं, जो देखकर वू फैन उनसे कहता है ओके ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो जुयंग की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि जब तुम उस केव से बाहर आओगे तो तुम यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो जाओगे, लेकिन तुमने तो एक बार फिर से हमारे टाइल एंड सेट को डिसेबल से पूरी तरह से भर दिया है। और ये कहकर वू फैन जुयंग को खुश करने के लिए उससे कहता है, याद है जब हम दोनों भी डिसेबल हुआ करते थे और उस वक्त तुम्हें टायर्स को कलेक्ट करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए मास्टर तुम्हें ही सभी मेजर सेक्ट्स में टायर्स को कलेक्ट करने के लिए भेजते थे। और याद है जब तुम एक बार 10,000 बीस्ट क्लैन के माउंटेन्स में खो गए थे, जिसपे जुयंग कोल्ड टोन में अपने भाई से कहता नहीं मैं नहीं खोया था, पर वू फैन जुयंग के मजे लेते हुए उससे कहता है, हाँ तुम खो गए थे क्योंकि मास्टर तुम्हें वहीं पे भूल कर वापस आ गए थे, और जब तुम वहाँ से वापस आए थे तो तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इवन तुमने मास्टर की बियर्ड भी जला दी थी। और ये कहकर वू फैन वहाँ पे अपने बचपन की बातों को याद करने लगा था, और असल में वो ये सब अपने भाई को खुश करने के लिए कर रहा था। लेकिन तभी जुयंग उसे एक कोल्ड लुक देता है, जो देखकर वू फैन की आवाज भी टाइट हो गई थी। तभी जुयंग उसे कहता है कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, मुझे खुश करने के लिए तुम कुछ न कुछ करते ही रहते हो, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है। अपने भाई को इस तरह से इमोशनल देखकर वू फैन भी सीरियस होते हुए जुयंग से कहता है, जूनियर ब्रदर अगर सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मास्टर यहाँ पे कौन सी गेम की प्लानिंग कर रहे हैं। मास्टर ने मुझे इस मोटर रियल में भेजने से पहले जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, पर अगर तुम्हें अब भी गुस्सा आ रहा है तो तुम अपने इस बड़े भाई के साथ फाइट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाएगा। जिसपे जुयंग उसे उसी तरह से कोल्ड टून में कहता है कि जब मैं 5 साल का था तुम तब भी मुझे नहीं हरा सकते थे। और ये कहते हुए जुयंग ने उसकी वो हेवनली सोर्ड उसे वापस दे दी थी, जो देखकर वू फैन उससे कहता है कि तुमने मेरी सोर्ड को वाकई काफी संभाल के रखा था। जिसपे जुयंग वहाँ से जाते हुए लिंग जुई से कहता है कि सभी इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स को यहाँ पे बुलाओ और उन्हें कहो कि वो पीछे वाले यार्ड में मेरा वेट करें। वहीं अपने भाई को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देखकर वू फैन अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है, मास्टर जुयंग तो मैंने जितना सोचा था आप पे उससे भी ज्यादा गुस्सा है, मुझे लगता है अगली बार जब आप इससे मिलेंगे ये आपका काम तमाम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ लिंग जुई के बुलाने पर वो सभी इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे आ गए थे, और तभी देखते ही देखते जुयंग भी वहाँ पे अपने डिसेबल्स के साथ आ गया था। और जब उन्हें इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स की नजर वहाँ पे खड़े वू फैन के ऊपर पड़ती है तो वो सभी अंदर से पूरी तरह से कांप गए थे, और वो सभी डर के मारे आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं कि ये तो ये वू फैन है जिसे गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये यहाँ पे क्यों आया है? कहीं ये यहाँ पे हमसे बदला लेने के लिए तो नहीं आया? पर ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो हम भी टाइल एंड सेट का एक हिस्सा है। उन सभी की ये बातें सुनकर वू फैन उन सभी को एक कोल्ड लुक देता है, जो देखकर वो सभी वहीं के वहीं चुप कर गए थे। इसका मतलब था कि अपर रियलम में वू फैन ने इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स के अंदर अपना बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर रखा था। उसके बाद जुयंग उसे कंपास को बाहर निकालकर उसकी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उस कंपास से 7th रियलम बन गए थे, जिन्हें रोड टू दी हेवन भी कहा जाता है। और देखते ही देखते पूरा टाइल एंड सेट ही उड़ता हुआ अपर रियलम की तरफ बढ़ गया था, जो देखकर इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स सभी बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। और तभी जुयंग वहाँ पे उस कंपास का यूज करते हुए रोड टू दी हेवन के रास्ते को दोबारा रिबिल्ड करने लगा था। और ऐसा करते हुए जुयंग उन सभी से कहता है कि आज से एक बार फिर से अपर रियलम का रास्ता खुल गया है। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।